हेलो गाइस, वेलकम टू फूड नगरी बाय यूबी मीडिया। आज हम आए हैं घंटी वाला कचौरी में, जो कि है महालक्ष्मी नगर इंदौर में। तो आज हम घंटी वाला कचौरी के ओनर से मिलेंगे और जानते हैं कि घंटी वाला कचौरी के पीछे की कहानी क्या है। Hello guys, so now we are present with the owner of the घंटी वाला कचौरी, मिस्टर राहुल। नमस्ते। नमस्ते। तो राहुल जी, सबसे पहले तो मुझे ये जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि घंटी वाला कचौरी नाम कैसे पड़ा। देखिए, इसकी शुरुआत होती है सन 1954 से, जब मेरे पूज्य दादाजी श्री भागीरथ सिंह जी तोमर, जिन्होंने एक वो फूड के बड़े शौकीन थे, खाने के बड़े शौकीन थे। और हम लोग जो बिलोंग करते हैं वो है आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट है एमपी में। वहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है सोयत। तो उस गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो मेरे दादाजी उस दौरान एक इसी सोच के साथ कि वहाँ पर चूंकि इतना डेवलप नहीं था और वहाँ पर खाने के लिए इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी लोगों के लिए, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में वो गांव था, तो लोगों का आवागमन काफ़ी होता था। तो उन्होंने इसी सात्विक सोच के साथ कि लोगों को एक प्योरिटी का खाना देना है, हमें प्योरिटी। और नाश्ते के लिए सबसे अच्छा उस समय कचौरी समोसा, और आज भी मालवा क्षेत्र में कचौरी समोसा और कह सकते हैं पोहा, यही सबसे ज़्यादा चलता है। तो मेरे दादाजी ने उसकी शुरुआत करी। तो उन्होंने जब शुरू में दुकान उनकी जब खोली तो दिक्कत क्या आ रही थी, चूंकि हाईवे पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता था कि गरम कचौरी समोसे बनते थे और लोगों को पता ही नहीं पड़ता था और लोग चले जाते थे। तो और ना तो बिजली होती थी या ऐसा कुछ होता था उस समय कि लोग जान पाए। तो उन्होंने उनकी उस समय की सोच के हिसाब से उन्होंने बोला, क्यों ना मैं गरम कचौरी या समोसे जैसे ही बने, मैं कुछ ऐसा करूं कि लोगों का ध्यान जाए। तो वो क्या करते थे, जैसी कचौरी, गरम कचौरी, शुरू में समोसा नहीं था, बाद में समोसा ऐड हुआ, लेकिन कचौरी जब जैसे ही रेडी हो जाती थी बनने के लिए, वो घंटी बजाते थे। और घंटी बजाते थे, और चूंकि उस टाइम इतनी सोच भी नहीं होती थी कि मुझे कोई दुकान का नाम रखना है या कुछ करना है, सिर्फ आदमी एक अपनी छोटा सा एक सेटअप लगा लेता था उस हिसाब से, और वो बना के बेचना, उतना ही समझ थी। उस जमाने में दुर्भाग्य से मेरे दादाजी उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो उन्होंने इस सोच को अपना के ये शुरू करा, और विदिन, आप मानेंगे नहीं, विदिन फ्यू डेज जो उनका बिजनेस 4x तो छोड़िए, 2x भी नहीं हो रहा था, वो 10x हो गया जस्ट उस नाम से। क्योंकि वहां अरे घंटी क्यों बज रही, गरम कचौरी। क्योंकि हाईवे होने के कारण वहां पर जैसे ही घंटी बजती थी लोगों का ध्यान जाता और लोग आते थे कि यार गरम गरम कचौरी। फिर यही इसी सोच को आगे बढ़ाते उन्होंने जब लोगों के बीच में वो प्रचारित हुए, और जिस तरीके से लोगों उनकी पहचान, लोग बोलते हैं घंटी वाला को, तो ये नाम एक्चुअली में उन्होंने खुद ने कभी भी नहीं रखा। उन्होंने तो ये नाम, बिना नाम की एक दुकान खोली थी, लेकिन उस जगह को नाम लोग घंटी वाला कचौरी, उनको खुद ही लोग कहने लगे। तो इस घंटी वाला कचौरी के जो नाम की कहानी, वो एग्जैक्टली इतनी सिंपल सी यही है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके पीछे कोई बहुत स्पेसिफिक कोई लंबी स्टोरी हो। तो जैसे ही लोग घंटी की आवाज सुनते थे, देखते थे कि अरे गरम कचौरी बन गई है, इसलिए घंटी, और लोगों के पीछे वहां उस एरिया में वो फेमस भी हो गई वो चीज कि घंटी बज रही है मतलब गरम कचौरी मिल रही है। तो लोगों ने ये नाम एक्चुअली में उन्होंने खुद ने नहीं रखा, ये नाम लोगों ने उनका रखा, लोगों ने। तो इस कारण उस दुकान का नाम, और जिसको आज हम शान से बोलते हैं घंटी वाला कचौरी। तो ये एक सिंपल सी यही कहानी है उसकी। तो आपके दादाजी के बाद फिर आपकी फैमिली ने इस बिजनेस को नहीं, दुर्भाग्यवश मेरे दादाजी की मृत्यु एक दुखद हादसे में हो गई थी। और मेरे जो फादर और मेरे जो ताऊजी, और उनसे मतलब मेरे फादर की एज शायद 2.5 साल थी उस वक्त, जब मेरे दादाजी की दुखद मृत्यु हो गई। तो उसके बाद लोगों ने कोशिश करी, परिवार के लोगों ने, लेकिन वो नहीं सरवाइव कर पाए ये बिजनेस को। तो ये हम लोग इंदौर मूव आउट हो गए, मतलब मेरे फादर वगैरह, मेरी दादी इंदौर आए, क्योंकि यहाँ पे कुछ पुराने रिलेटिव्स थे।
जी। उन्होंने बोला अब इंदौर आ जाओ, वहाँ इतना काम नहीं है, कुछ क्या करोगे। तो यहाँ के सबने अपने अलग अलग काम करे। ठीक है। ये सन 2020 का लॉकडाउन था, कोविड का लॉकडाउन, जब मेरे पिताजी और हम लोग पुरानी बातें कर रहे थे। शायद उतना मतलब कोविड की हमारे पास बहुत नेगेटिव स्टोरीज है, लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टोरी शायद मेरे हिसाब से हर घर में कहीं ना कहीं रही होगी कि लोग परिवार के साथ बहुत समय मिला लोगों को बिताने का, और पुरानी बातें कि सबने अपने माँ बाप, हमारे माँ बाप ने क्या क्या जीवन में किस किस दौर से गुजरे, इकट्ठे शायद ही बच्चे माँ बाप के साथ बड़े होने के बाद बैठ पाते थे बिल्कुल आजकल। तो मेरे पिताजी ने बताया कि ऐसा ऐसा इतना अच्छा था, पता मुझे उस नॉलेज मुझे था इस चीज का कि ये ऐसा कुछ था और अच्छा भी था। जब मेरे पिताजी ने उसकी डिटेलिंग बताई और जब मुझे लगा कि उनके अंदर आज भी वो एक इच्छा जिंदा है कि उन्हें ये करना है, लेकिन वो चूंकि आज मेरे फादर 73 ईयर्स के हो चुके हैं, और वो बोले, उनके मुंह से सिर्फ एक चीज निकली थी कि वक्त हालात में साथ नहीं, तो मैं मेरे पिताजी का ये काम कभी बंद नहीं होने देता। तो उसी दिन मैंने ठाना कि ये काम मैं फिर से शुरू करूंगा। तो 2020 में इसकी शुरुआत एक तरीके से हुई थी, लेकिन मुझे चूंकि बिजनेस की कोई समझ इस तरह की नहीं थी, तो मैंने मार्केट स्टडी करी, समझा कि इंदौर में किस तरीके का लोगों का टेस्ट के प्रति रुझान है और क्या टेस्ट मेरे दादाजी सर्व करते थे, वो टेस्ट समझने, क्योंकि मैंने तो टेस्ट कभी करा ही नहीं था, मुझे वो टेस्ट समझना था। तो मैंने वो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पूरी रिसर्च करी पहले। हुआ यूं कि हम शुरुआत जनवरी 2021 में करने ही वाले थे, लेकिन जो सेकेंड वेव के हमारे पास सिग्नल आ गए थे उस टाइम, तो हमने थोड़ा सा डिले करा और हमने इंतजार करा। 2021 जुलाई में 12 जुलाई को हमने इसकी शुरुआत करी। आज हमें 2 साल और 2-3 महीने ऊपर हो चुके हैं इसके को शुरू, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। टेस्ट इंदौर में जो जनरली कचौरी समोसा मिलता है उससे थोड़ा डिफरेंट है। हमारा ऑथेंटिक कचौरी, जो आप शायद हमारी कचौरी में राजस्थान और मालवा और मध्य प्रदेश की कचौरी का जो टेस्ट है उसका एक मिक्सचर मिलता है हमारे, और समोसे भी हमारे जो इंदौर में जिस तरीके का एक ट्रेंड है उससे थोड़े अलग है। अच्छा जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2021 का आपने बताया कि आपने उस वक्त पे इस बिजनेस की शुरुआत करी, मगर कोविड का ही समय था, और कोविड पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा था खाने के बिजनेस पे। लोगों ने बाहर खाना बंद कर दिया था, अवॉइड करते थे बाहर का खाना। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क था एक तरह से अगर देखा जाए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोविड में और हमारे परिवार में हम जिस तरीके से हम लोगों ने बचपन से देखा है, कोविड तो शायद हमारे लिए उतना कुछ बदलाव नहीं लाया, क्योंकि हम बचपन से ही साफ सफाई और हाइजीन इसका इतना ख्याल रखते हैं, आए हैं हमारे घर पर भी। और हम लोगों को मतलब बचपन से ही मतलब इस तरीके से सिखाया गया है कि आपका खुद की सफाई के साथ साथ आप जहाँ रहते हो उसकी सफाई आपकी खुद की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ हम किसी भी तरीके से किसी पर डिपेंड होकर हमारे घर की सफाई या वैसा नहीं रखते। तो हमारे लिए वो इतना चैलेंज ही नहीं था साफ सफाई रखना, मेंटेन करना। लोग बाहर जाके क्यों नहीं खाना चाहते हैं? सबसे पहला फैक्टर हाइजीन होता है कि पता नहीं कैसा वहां पर बनाने वाले होंगे, किस तरीके का सामान यूज कर रहे होंगे। तो हमारी शुरुआत ही हमने वहां से करी कि सबसे पहले हम किसी भी तरह की कोई मिलावट, कोई टेस्ट के साथ, कोई रॉ मटेरियल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चूंकि ये बिजनेस मैं पैसे बनाने या कमाने की सोच से कभी आया ही नहीं था, तो मेरे दिमाग में वो बैरियर था ही नहीं कि अगर मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा तो मैं कैसे पैसे बनाऊंगा या सर्वाइव कैसे होगा, क्योंकि फूड बिजनेस में सर्वाइव होने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, और ये मतलब बनी बात है, मतलब इससे आप कोई नहीं छुपा सकते। तो मुझे यही था कि ठीक है, मुझे शायद कुछ पैसा बर्न करना पड़ेगा, लेकिन मैं लोगों के स्वास्थ्य और लोगों के हाइजीन के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ कभी भी नहीं करूंगा। और ये कोविड से इससे मेरे मतलब कोविड अगर नहीं भी होता तब भी मैं इस चीज को लेकर ही शुरू करा था कि मुझे यहाँ पर, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे साफ बताया था कि बेटा ये तू काम अगर शुरू करने की सोचा, तो दादाजी ऐसे थे कि उच्च स्तर की हर चीज यूज करते थे। तो आज के जमाने में तू अगर कर पाएगा और कचौरी समोसे जैसी चीज जो जिस रेट में बिकती अगर दे पाएगा, तो वो तू बहुत समझ के करना। मैं आप चिंता मत करिए उसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ जी। साफ सफाई, हाइजीन और प्योरिटी के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होगा। जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया जी, तो उसके बाद आपने कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए किन तरकीबों का इस्तेमाल किया? देखिए, आकर्षित करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम फूड लाइन में जहाँ आप लोगों को अपना स्वाद परोस रहे हैं जी,
वहां आकर्षित करने के लिए आपका स्वाद ही काफी होता है। बिल्कुल। आपके स्वाद को जो पहला कस्टमर आएगा ना, वो ही दूसरे को बताएगा। आपको मुंह से बोलने की ज्यादा मेहनत करना ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो जहां भी स्वाद की बात आती है, वहां पर आपको आकर्षित करने के लिए बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने उस तरीके की कोई स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई कि मुझे कुछ लोगों का बोलना है कि ये बहुत अच्छा है। जिसे स्वाद की समझ है और जो स्वाद और जो चीजों को जानते हैं, वो पहले बाइट में ही समझ जाता है हमारी कि ये सब प्योर है और बहुत अच्छा है। और रही बात टेस्ट की, तो टेस्ट को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। लोग जो भी लोग आते बोलते हैं, अरे ये कचौरी यहाँ मिलती है, हमें तो पता ही नहीं था। और कि इस तरीके की कचौरी इंदौर में भी मिलती है। हमें तो इस तरीके की कचौरी बहुत ज्यादा दिनों से हम सोच रहे थे कि मिले, क्योंकि हमारी कचौरी में एक ऑथेंटिक टेस्ट है। एक राजस्थान जहां से कचौरी की जनरली ओरिजिन हुई है, मूंग दाल की कचौरी की बात कर रहा हूँ जी मैं, वो उसमें जिस तरीके के मसाले, हींग, इसका जो एक फ्लेवर बनता है जी, वो हमारे यहाँ पूरा एक जो भी आएगा उसको मिलता है। तो मुझे इस तरह से आकर्षित करने के लिए बहुत अलग कुछ करना नहीं पड़ा। और शायद मेरी ये सोच कहीं ना कहीं ठीक भी रही कि लोग जिस तरीके से आते हैं आगे होके, क्योंकि जो भी आता है नया वो यही बोलता है, अरे हमें किसी ने बोला था कि वहाँ अच्छी। जी जी जी। तो वो हमें मानता हूँ कि हमारी उस तरीके की एक बहुत बड़ी जीत है उसमें। जी, तो लोगों के बीच में ही बातें होती रहती हैं इसके बारे में, और उसी तरह से आपका प्रमोशन भी हो जाता है। जी जी, लोग अपने आप आना प्रेफर करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला कि मुझे नहीं लगता कि स्वाद को आपको बताने के लिए, लोगों को आकर्षण करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि अल्टीमेटली आदमी प्रोडक्ट सेंस से ही टेस्ट करता है। मतलब वो खा के टेस्ट करेगा, तब उसको समझ में आएगा कि चीज कैसी है। मैं वो कितना भी बोल लूं कि मेरी चीज अच्छी, मेरी चीज अच्छी। देखिए, एक तो कचौरी समोसा कोई एक वैसा प्रोडक्ट नहीं है मेरा कि बहुत कुछ अलग सा है जिसके लिए मैं बोलूं। लोग बोलेंगे ठीक है, कचौरी समोसा ही तो है, इसके लिए इतना क्यों बोल रहे? तो मैंने इसलिए उस तरीके की सोच को अप्लाई नहीं करा, कि अडॉप्ट ही नहीं करा कि जहाँ मैं बोलूँ कि मेरा आके खाओ। नहीं, मेरा टेस्ट ऑथेंटिक है, प्योरिटी की श्योरिटी है। तो बस वही है कि यूएसपी। आजकल एक चीज़ और देखने को मिलती है कि कोई भी बिजनेस है, फूड का बिजनेस, तो वो अगर चल जाता है तो उसके बाद वो अपनी ब्रांचेस खोल लेते हैं, आउटलेट्स खोल लेते हैं, फ्रेंचाइजी खोल लेते हैं, अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दूसरों के बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप आपके बिजनेस को एज अ मिशन अगर देखेंगे, तो आप उसमें कभी भी फ्रेंचाइजी या वो देने के लिए आपका पहला उद्देश्य कभी नहीं रहेगा। फ्रेंचाइजी तभी दी जानी चाहिए जब आपको लगता है कि आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते। आपकी जगह पहले अच्छे से चला रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, कोई सेक्रीफाइसेस आप क्वालिटी के साथ नहीं कर रहे हैं, तो आप पहले अपनी जगह को बहुत अच्छे से स्टेब्लिश करिए, बहुत अच्छे से उसको, कि लोगों को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आए, उसका ध्यान रखिए। फ्रेंचाइजी, मैं पर्सनली कभी भी कम से कम घंटी वाला कचौरी में उस तरीके से नहीं जाना चाहूंगा जहाँ पे मैं किसी से फ्रेंचाइजी फीस मांग लूँ और उसको मैं अपने जिसको बोलते हैं SOPs बोलते हैं, वो बता दूं और उनके ऊपर मैं बिजनेस पार्टनर जरूर बोलूंगा। अगर कोई मेरे ब्रांड के थ्रू जुड़ना चाहता है, इसके साथ जुड़ना चाहता है, तो मैं किसी को भी फ्रेंचाइजी वाले अप्रोच पर नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ पार्टनर ही करूंगा। क्योंकि मुझे मेरे टेस्ट और मुझे मेरी क्वालिटी ही मेरा मिशन है। मुझे मेरे बिजनेस का मेरा मॉड्यूल ही वो है। मुझे उस तरीके से फ्रेंचाइजी देकर सिर्फ लोगों से फीस लेना मैं नहीं चाहता। तो एक फ्रेंचाइजी जो बिजनेस है, उस तरीके की अप्रोच मुझे नहीं लगता कम से कम फूड बिजनेस में किसी को, कम से कम खुद को जिसने शुरू करा है उसको शुरुआत के 5 साल तो नहीं करनी चाहिए। जी, आप क्रिकेट का शौक रखते हैं? क्रिकेट का शौक हिंदुस्तान में किसे नहीं रखता। बिल्कुल। तो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है जी, तो अभी आप क्या क्रिकेट देखने का आपको टाइम मिल पाता है बिजनेस के बाद भी? नहीं, क्रिकेट देखने का टाइम तो नहीं मिल पाता जी, क्योंकि अब उतना समय, पहले बचपन है जैसा समय तो रहा नहीं। लेकिन हाँ, शौक रहता है और पूरे टाइम इंटरनेट पर अपडेटेड रहता हूँ जी, कि क्या मैच का स्टेटस है, क्या चल रहा है जी, वो जरूर देखता रहता हूँ। और रात में हाइलाइट्स घर पहुंचने के बाद जरूर देखता हूँ। सर, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम अभी ज्यादा मजबूत है गेम में? देखिए, क्रिकेट में हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है। तो क्रिकेट इमोशंस पे चलता है ये, तो हम तो यही चाहेंगे और मैं भी तो यही चाहता हूँ कि भारत ही जीते और भारत ही सबसे मजबूत टीम है जी। और चूंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं जी, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे कि आप कौन सी पार्टी का समर्थन करेंगे, या फिर आप चुनाव में वोट देने से पहले किन बातों का ध्यान रखते हैं?
देखिए, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ने हमें एक राइट दिया हुआ है कि हमारे वोट की हम प्राइवेसी को रखें हमेशा। तो वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर कि मैं किस पार्टी का समर्थन करूंगा, लेकिन पार्टी का समर्थन करते वक्त मैं ये बातों का ध्यान जरूर दूंगा कि जिस भी पार्टी की सरकार हमारे देश में आज़ादी के बाद तक रही है, जी तो किस पार्टी ने हमारे देश को ज़्यादा सही तरीके से संभाला है और आगे रख लेके गए हैं। जी। वही चीज़ मैं मध्य प्रदेश के अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी कहूँगा, और जनता से सबसे अपील करूंगा कि वोट जरूर दें। जी बहुत से लोग इलेक्शन डे को एज ए हॉलीडे ले लेते हैं इंडिया में, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। जी मतलब आने वाली जनरेशन हर साल हर इलेक्शन में करीब 50 से 60 लाख नए युवा जुड़ते हैं। जी तो मैं बस यही कहूँगा कि हमारे सारे मौज मस्ती अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन डे के दिन अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझें और वोट ज़रूर करें। कुछ एक आखिरी मैसेज जो आप अपने कस्टमर्स को देना चाहेंगे? कस्टमर्स को मैसेज मैं यही दूंगा कि घंटी वाला कचौरी पे आपको जो स्वाद हमारे पहले दिन मिला था वही जिंदगी भर मिलता रहेगा जी। और किसी भी तरीके की कोई शिकायत का मौका हम कभी भी नहीं, आपको आज तक नहीं आने दिया, आगे भी नहीं आने देंगे। और हम चाहेंगे कि आप बढ़ चढ़ के हमारे स्वाद को और भी ज़्यादा अपने लेवल पर लोगों तक पहुँचाए, जिससे हमें भी हमारे मिशन में थोड़ी सा सहयोग मिले कि जो टेस्ट हम फैलाने निकले हैं। क्योंकि हम, आपने देखा होगा यहाँ पे भी हमने अतुल्य भारत लगाया, तो एक छोटे से जो मैंने स्टोरी आपको घंटी वाला कचौरी की बताई थी, उसमें मैं जो मेरा एक जिसको बोलना चाहिए कि मैंने अपना ऐड करा है कि इट्स टाइम टू रिंग द बेल फॉर द टेस्ट ऑफ इंडिया। बाहर से आके बर्गर पास्ता पिज्ज़ा और चाइनीज़ से लेकर हम मैक्सिकन खाना सीख गए और बड़े प्राउड से हम लोग वो चीज़ खाते हैं। तो मैं चाहता हूँ हम पूरी दुनिया को हमारे कचौरी समोसा खिलाएं और लोगों तक हमारे भारत के स्वाद को पहुंचाएं। जी। तो भारत के स्वाद के घंटी बजाने का भी एक मिशन है घंटी वाला कचौरी, और उसके लिए घंटी वाला कचौरी तो है ही। जी। तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू घंटी वाला कचौरी के ओनर श्री राहुल जी के साथ। हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग घंटी वाला कचौरी के यहाँ आए और यहाँ का स्वाद लें। और हमारे चैनल फूड नगरी बाय यूबी मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गाइस, अगर सच कहूँ तो यहाँ की कचौरी का स्वाद बाकी कचौरियों से सचमुच अलग है। यहाँ पे मिलने वाली गुड़ इमली की चटनी और पुदीना और धनिया की चटनी इस कचौरी के स्वाद को और भी बेहतरीन बना देती है। तो मैं तो अब इसे खाने में बिजी होने वाला हूँ। आप जब भी महालक्ष्मी नगर आए तो घंटी वाला कचौरी ज़रूर आएँ और यहाँ की कचौरी का स्वाद लें। थैंक यू।